नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां पर हम कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपको निवेश की आसान भाषा समझाते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्यों एसबीआई म्यूचुअल फंड पर निवेशकों का भरोसा? देश की सबसे बड़ी एयूएम वाला फंड हाउस किस वजह से बना है? एसबीआई म्यूचुअल फंड आगे हाइब्रिड कैटेगरी पर क्यों भरोसा है एसबीआई म्यूचुअल फंड को? जानिए आज मनी मंत्रा पर। दिसंबर में रिकॉर्ड लेवल की एसआईपी, निवेशकों ने जताया म्यूचुअल फंड निवेश में भरोसा। साथ ही क्या म्यूचुअल फंड स्कीम अब कर रही है पेटीएम के स्टॉक से किनारा? बताएगा आपको आज मनी मंत्रा। और अगर आपके सवाल हैं निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या लोन से जुड़े हुए तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर। आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी अपना सवाल हमें व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। चलिए तो आज का शो हम एक बेहद खास खबर के साथ शुरू करने वाले हैं। देश का सबसे बड़ा फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है, इसका जो ओवरऑल एयूएम है वो 6.5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। क्या है इसके पीछे वजह और किस ओर ये फंड हाउस डेडिकेटेड है निवेशकों की निवेश की राह को आसान बनाने के लिए, इस पर बारीकी से बात करेंगे। हमारे साथ चीफ बिजनेस ऑफिसर एसबीआई म्यूचुअल फंड डीपी सिंह जुड़ गए हैं। डीपी सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से मनी मंत्रा पर और बहुत बहुत मुबारकबाद। 6.5 लाख करोड़ का औसतन एयूएम जो है वो पार कर लिया है आपके फंड हाउस ने। साफ तौर से ये इस बात को दिखाता है कि निवेशकों में कितना भरोसा है आपके म्यूचुअल फंड हाउस के प्रति और किस तरह से ये भरोसा रखकर आप उन्हें आगे निवेश की राह में बढ़ा रहे हैं, उन्हें जागरूक बना रहे हैं। मुझे बताएं, जो एयूएम का आंकड़ा आपने क्रॉस किया है अपने आप में ऐतिहासिक है, देश में ऐसा पहली बार कभी नहीं हुआ है। निवेशकों की तरफ से किस तरह के रुझान की वजह से आपको लगता है कि इस आंकड़े को आप पार कर पाए हैं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे को इस प्रोग्राम में लेके आने के लिए। एंड जो आपका चैनल है ये बहुत ही कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो आपने सवाल मेरे से पूछा कि ये फंड हाउस का जो हमारे पास इतना निवेश आ रहा है या हमारा फंड हाउस नंबर 1 हुआ है, पहली बात तो ये नंबर को हम नहीं देखते, हम तो सिर्फ एक ही चीज एसबीआई म्यूचुअल फंड में देखी जाती है कि जो निवेशक है उसका जो इंटरेस्ट है कैसे हम वॉच कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं कि उसके लिए जो ठीक है वही किया जाए और ऐसे ही प्रोडक्ट लेके आई जाए जो कि सिंपल हो समझने में, जिसको वो लंबे समय तक निवेशक अपना पैसा डाल सके। अगर आप देखेंगे तो हम हमेशा वैसे ही प्रोडक्ट लेके आते हैं जो कि समझने में आसान हो, हिंदुस्तान के हर कोने में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो वही हमारी नीति रही है। हमने बैलेंस एडवांटेज फंड जो अभी हमने अगस्त में लॉन्च किया था वो आज 23,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। हमारा लगभग 50,000 करोड़ का फंड हो गया और हमारे देश में सबसे बड़ा फंड रहेगा और एक निवेशकों के लिए एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करता है। और हमारा बिल्कुल एक रहता है कि कोई भी चीज हो बिल्कुल साधारण हो, निवेशक को समझ आए और निवेशक के इंटरेस्ट में जो चीज हो वही करनी चाहिए। आज जब सब लोग कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर है, तो इसीलिए इस वक्त पे हम हाइब्रिड फंड की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि फुल फ्लैज इक्विटी फंड।
बिल्कुल, हाइब्रिड फंड्स की ही हम बात करते हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह की अलग अलग कैटेगरीज में आपके पास हाइब्रिड स्कीम्स भी अवेलेबल है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड तो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है ये फंड जब आया। उसके अलावा एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड भी है, डेट हाइब्रिड, इक्विटी सेविंग्स फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज। हाइब्रिड स्कीम्स में जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं या इस तरह की फाइनेंशियल अप्रोच पर जो आप तवज्जो दे रहे हैं डीपी सर, मुझे बताइए कि इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या हालिया बाजार की को देखते हुए आपको लग रहा है कि हाइब्रिड स्कीम्स में अगर निवेशक रहे तो उनके लिए भरोसा है? क्योंकि जब भी फंड हाउस किसी स्कीम को लॉन्च करते हैं उनकी एक फिलॉसफी होती है सर, उनकी एक थीम होती है, उनका एक नजरिया होता है। हाइब्रिड एलोकेशंस में, स्कीम्स में आगे बढ़ने के पीछे आपका तर्क क्या है? क्या आपको लगता है कि ये समय की मांग है? हमारे एक तो हमें ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में या कैपिटल मार्केट्स में पेनिट्रेशन बहुत कम है हिंदुस्तान में, और उसकी वजह से जो स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट है, मतलब हम ये नहीं चाहते कि एक व्यक्ति जो आज तक पैसा अपने सेविंग्स फंड में या अपने एफडी में करता आया है उसको एकदम से ऐसे प्रोडक्ट में ले आया जाए जिसमें 100% इक्विटी हो, विच आर टू एक्सट्रीम्स, मतलब एक के दो अलग अलग कोने हैं कि सबसे सेफ सेविंग बैंक अकाउंट और सबसे रिस्की एक थीमेटिक फंड। तो उसके बीच की जर्नी जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। हम ये सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब मार्केट में लेके आना चाहिए, जो पहली बार मार्केट में आ रहा है, उसको ये उसकी अपनी यात्रा जो है डेट हाइब्रिड से शुरू करनी चाहिए, जिसमें 20-25% इक्विटी होता है, बाकी डेट होता है, और ताकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो खराब ना रहे। आज तक हमने देखा है जब भी कभी बुल रन में लोग देख के दूसरों को देख के बहुत बढ़िया रिटर्न आई है डालते हैं, फिर अपने आज लाते हैं, फिर एक एक दशक तक वो व्यक्ति दोबारा मार्केट में ही नहीं आता। तो हमारा मेन मकसद ये है कि जो पहली बार इस बाजार में आ रहे हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है एक सुखद, एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसलिए दे शुड स्टार्ट देयर जर्नी by investing to start with in a hybrid fund, ताकि पूरा 100% रिस्क ना। परंतु उसमें भी क्या होती है, फिर अलग अलग होते हैं। एक निवेशक जो कम्युनिटी है, इसको आप ये नहीं मान सकते कि एक ही तरह के निवेशक होते हैं। अग्रेसिव होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, कोई लेस कंजर्वेटिव होते हैं, कोई लेस अग्रेसिव होते हैं। तो उन सब के लिए हर एक व्यक्ति के लिए एक प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। एक तो नजरिया यही। दूसरा, जैसे आपने बोला कि मार्केट, यस मार्केट हिस्टोरिकली बहुत हाई पी पे चल रही है। इसमें हर एक का एक तरफ होता है कि कल को मार्केट गिर भी सकती है, और जो व्यक्ति मतलब अपने मार्केट में रहना भी चाहता है, ताकि जो होता है कि मैं मिस आउट ना कर दूं, फोमो जो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो मिस भी नहीं करना चाहता, वो पूरा आ भी नहीं सकता। चाहे मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हूँ, आज की डेट में अगर मेरे को पैसा लगाना है तो सोचना पड़ता है कि यार इस लेवल पे लगाऊं या ना लगाऊं। तो उसको अगर एक मुश्त पैसा लगाना है तो वो क्या करे, तो हाइब्रिड में आ जाए, तो उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा पर पूरा रिस्क भी नहीं लेगा। तो दोनों तरफ है, जिसकी वजह से हम आज की डेट में हम यही चाह रहे हैं कि हाइब्रिड में पैसा लगाया जाए। परंतु इसमें एक बात और है, व्हेन वी आर सेइंग कि हाइब्रिड करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इक्विटी की बात नहीं करना चाहिए। जो इवॉल्व इन्वेस्टर हैं, जो मार्केट को जानते हैं, जिनको पता है कि इस मार्केट में किस तरह के फंड में पैसा लगाना चाहिए, तो उनके लिए इक्विटी फंड भी है। पर हमारी इच्छा यही है, वी बीइंग द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड, बीइंग एसबीआई म्यूचुअल फंड, वी फील कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को म्यूचुअल फंड के साथ जोड़ सकें, दैट इज हम मार्केट मेकिंग कर सकें, तो हम उस तरफ ज्यादा ध्यान करें। अच्छा डीपी सर, एक चीज समझने में मेरी सहायता कीजिए। पिछले एक साल में हमने जहां तक बाजार में पार्टिसिपेशन की बात है तो मिलेनियल्स का बहुत पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखा है, युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखा है। आपने सही कहा कि जिनको रिस्क लेना है वो इक्विटी में तो फोकस कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का माहौल देश में बन रहा है जहां पर मिलेनियल्स भागीदारी बढ़ा रहे हैं इक्विटी निवेश में तो अब हाइब्रिड को इतना क्यों तवज्जो दे रहे हैं? या आपको लगता है कि हाइब्रिड के साथ साथ आप दूसरे भी फंड्स हैं जो कि खासतौर से मिलेनियल्स को, यंगर जनरेशन को केटर करते हैं, उनको भी पुश करना चाहेंगे? देखिए, मिलेनियल्स का जहां तक सवाल है, आज तक मिलेनियल्स क्योंकि मार्केट एक ही तरफ चल रही थी, एक तरफा
उसकी चाल थी कि मार्केट बढ़ रही है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जिसने भी पैसा लगाया हर एक ने पैसा बनाया। परंतु हम एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, एक जिम्मेदार प्लेयर हैं। जब हमारे पास एक 60-65 लोगों की एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट टीम है जो 24 घंटे इस बात को देखती रहती है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, तो किसमें पैसा लगाया जाए, किसमें ना लगाया जाए, तो उसका अगर इन्वेस्टर को देना है, मिलेनियल को समझाना जरूरी है कि आज तक उन्होंने जो पैसा लगाया ऐसा नहीं है कि उन्होंने डीमैट अकाउंट खोला, उन्होंने शेयर्स खरीदे, उनका कुछ पैसा बना, और जैसे ही मार्केट फ्लैटिश मोड में या बेरिश मोड में आती है वो समय होता है देखने का कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, जिसमें पैसा लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसको मैं ना एक उदाहरण दे के आपको समझाऊंगा। 21 में करीब 64 में आईपीओ आए। ओके, आमतौर पे यही था कि हर एक आईपीओ में जिसमें पैसा लगाओ पैसा बनेगा, पर क्या वो आईपीओ, उनका बिजनेस प्लान क्या है, वो क्या लंबे समय तक चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ये जो काम है जो सही रिसर्च टीम है वो कर सकती है। तो हमने, हमारे फंड हाउस ने 64 में से सिर्फ 21 आईपीओ में हमने पार्टिसिपेट किया। चलो थोड़ा हमारा कम हुआ, जबकि 64 में देखें तो 64 में करीब 40 ने पैसा बनाया और 24 में पैसा लोगों ने कमाया। तो अगर इस रेशो को देखा जाए, दैट क्लियरली शोज कि हमारी जो रिसर्च कैपेबिलिटी है या हमारी जो लोगों को बिजनेस को देखने का नजरिया है वो अलग है, और हम लोगों के पैसे का ध्यान रख सकते हैं। वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, और हमें इस पर बहुत प्राउड है कि हमारी जो टीम है, इन्वेस्टमेंट टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द कंट्री। तो उसके लिए हम ये मिलेनियल के पास जब जाएंगे, अब अभी हो सकता है हम कोई और इक्विटी फंड लेके आए, तो उसमें हम बिल्कुल मिलेनियल्स को समझा के कि किस तरह से हम बिजनेस को देखते हैं, हम समझाने की, कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि उनको समझ आना चाहिए कि हम किस तरह से अपने काम को करते हैं। तो वो एक हिस्सा है, वो हम जरूर करेंगे। और हमारे जो एग्जिस्टिंग फंड है वो भी मिलेनियल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू कम्युनिकेट विद देम, टू रिस्पॉन्ड टू देयर एस्पिरेशंस। वो तो हम करेंगे ही करेंगे, परंतु आज की डेट में जो नॉर्मल भी बंदा है जो पूरा रिस्क नहीं लेना चाहता, उसके लिए तो हाइब्रिड फंड तो एज ए एंट्री पॉइंट तो है ही है। सीधा डेट हाइब्रिड से, इक्विटी सेविंग से, आर्बिट्राज से, मल्टी एसेट फंड से, तो किसी में भी आ सकते हो। मतलब उसका भी एक स्टेप बाय स्टेप है, टू स्टार्ट विद डेट हाइब्रिड, देन गो टू इक्विटी सेविंग, देन गो टू इक्विटी हाइब्रिड, देन इन बिटवीन देयर इज अ बैलेंस एडवांटेज फंड, देयर इज अ मल्टी एसेट फंड। तो ऑल इन पांचों का जो है, इसमें से जो भी जिस तरह का भी उसका रिस्क एपेटाइट है उसमें पैसा लगा सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह की अगर कोई रणनीति बने, जैसा कि आपने भी कहा कि अलग अलग एसेट एलोकेशन का आपको अवसर मिलता है हाइब्रिड स्कीम्स में, कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है, आपका जो जोखिम है वो बढ़ जाता है और आप ज्यादा कमाई करने का आपको मौका भी मिलता है। लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हमने बम्पर निवेश के आंकड़े भी आते हुए देखे हैं, जहां तक दिसंबर की बात है, जो डेटा सामने आया है वो काफी उत्साहजनक है। डीपी सर, दिसंबर महीने में रिकॉर्ड एसआईपी का हमने कंट्रीब्यूशन होता हुआ देखा है, लगभग 11,300 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया है, जो कि इसी महीने पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो कई गुना ज्यादा भी है। ऐसे में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि एसआईपी को लेकर लोगों का जो उत्साह है वो बढ़ा है, दिलचस्पी बढ़ी है, समझाइश बढ़ी है। और इतना ही नहीं, फंड कैटेगरी में हमने देखा है कि मल्टी कैप में भी निवेशकों ने अब की बार दिलचस्पी दिखाई है। क्योंकि आप हमारे साथ हैं बतौर एक फंड हाउस के, एसआईपी रजिस्ट्रेशंस को लेकर और एसआईपी राशि में इजाफे को लेकर क्या आपने कुछ अहम तब्दीलियां देखी हैं पिछले साल के मुकाबले, या एक महीने की अगर मैं बात करूं तो? नहीं, देखिए, उसमें वही बात आ जाती है कि जब लोगों के दिमाग में है दे डोंट वांट टू मिस आउट, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, उसकी वजह से भी एक रीजन है कि लोग करना भी चाहते हैं, परंतु ये भी नहीं कि एक मुफ्त एक पैसा डाल दें, लमसम एक पैसा डाल दें। तो ये जो एसटीपी होती है ना, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, कि आज मेरे पास अगर 10 लाख है तो 10 लाख मैंने डाल दिया और ये बोल दिया कि 1 लाख रुपए महीना करके अगले 10 महीने में लग जाए, तो ऐसी एसटीपी भी एसआईपी के नंबर में ही ऐड होती है। तो मेरे पास आज की डेट में वो
SIP वाला और STP वाला अलग अलग से नहीं है, परंतु ये 300 करोड़ जो एडिशनल हुआ है एक महीने में, 11,500 से 11,300 करोड़ जो हुआ है नवंबर से दिसंबर, वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, परंतु ये बात बिल्कुल पक्की, SIP तो एक ऐसा बढ़िया टूल बन गया है जिसमें हर एक को लगता है कि यार अगर मेरे को पार्टिसिपेट करना है तो मेरे को SIP तो करनी ही चाहिए, हर एक व्यक्ति की SIP होनी ही चाहिए। SIP हैज बिकम ए हाउस होल्ड नेम, और मैं इसमें पूरा जो इसका श्रेय दूंगा वो एमफे को भी देना चाहूंगा कि ये म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन जो चलाया है। एटलीस्ट म्यूचुअल फंड इज नो मोर ए बैड वर्ड। पहले ये समझा जाता था म्यूचुअल फंड मींस इक्विटी ओनली, एंड इक्विटी मींस यू विल लूज योर मनी। वो अभी एक अच्छी तरह से समझ आ रही है, और ये जो ट्रेंड है मेरे हिसाब से वो चलता रहेगा। पर सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये ट्रेंड कामयाब है, तो 11,300 का मतलब $1.5 बिलियन पर मंथ हो गया। तो $1.5 बिलियन पर मंथ इज कमिंग थ्रू SIP रूट ओनली इन द इंडियन मार्केट। तो दैट गिव्स लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। उससे बहुत एक निश्चितता की जो स्थिति आ जाती है मार्केट में, वो एक बहुत अच्छी बात है, और ये ट्रेंड मेरे हिसाब से चलता ही नहीं। अच्छा डीपी सर, एक और चीज जो मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं, जो आंकड़ों के तहत दिखाई दे रहा है, लिक्विड फंड में देखिए लोगों के जो पैसे निकालने का सिलसिला है ना वो बरकरार रहा है, ओवरनाइट फंड्स में निवेश बढ़ा है। ये किस तरह के ट्रेंड को दिखा रहा है, या लोगों में निवेश को लेकर किस तरह की मानसिकता दर्शाता है? फंड में है आमतौर पे हिस्टोरिकली हमेशा ये रहता था कि जो आपका पॉलिसी रेट है, लिक्विड फंड उसे 1% तक ज्यादा रिटर्न दे देते। तो परंतु पिछले कुछ महीनों से क्या हुआ, ये जो मार्क टू मार्केट एक शॉर्ट टर्म पेपर्स पे भी आना शुरू हो गया है। आज की डेट में लिक्विड फंड्स की रिटर्न जो है 3.5% के करीब घूमते हैं, 3.40, 3.50, 3.60, ये जो रिटर्न है इस पे आके रुक गई है, जो कि आज से 1-1.5 साल पहले ये 5, 5.5, 6% हुआ करती। परंतु आज की डेट में जो शॉर्ट टर्म FD है बैंक की, वो भी 3-3.5% दे देती है। तो कुछ लोगों ने ये सोच के कि अगर मेरे को उसमें फायदा नहीं है, कोई रिस्क रिवार्ड नहीं है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन म्यूचुअल फंड को ये तो कहा ही जाता है म्यूचुअल फंड और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जो है वो एक अलग विषय है कि कितना रिस्क हो कितना। तो उसकी वजह से लोगों का जो थोड़ा ट्रेंड कम हुआ है लिक्विड फंड में पैसा डालने, तो उसकी वजह से एक तो पैसा कम है। दूसरा क्या है कि पहले लोग 1 या 2 दिन के लिए भी पैसा डालते थे लिक्विड फंड में, ऑनलाइन फंड में, परंतु अभी जब से स्टैंप ड्यूटी का रुझान है कि स्टैंप ड्यूटी लगेगी किसी भी यूनिट को, तो जब तक कोई व्यक्ति 7 से 10 दिन तक पैसा ना रखे तो उसका नेगेटिव रिटर्न आने का खतरा रहता है। क्योंकि अगर जो जितनी आपने स्टैंप ड्यूटी पे की है, अगर उसको भी पैसा जो पूरा करना हो तो कम से कम 6 से 7 दिन पैसा रखना, और उसके ऊपर 7 दिन का एग्जिट लोड है लिक्विड फंड में। तो इसकी वजह से लिक्विड फंड में कम हुआ है। ओवरनाइट में इसलिए बढ़ा है कि 7 दिन का एग्जिट लोड नहीं है। ओवरनाइट फंड में आज पैसा नहीं लगा के आप 3 दिन 5 दिन के बाद निकाल सकते हैं, चाहे लोग उसमें भी पैसा 7 दिन से ज्यादा का ही पैसा डालना चाहेंगे, परंतु व्यक्ति को एक तसल्ली होती है कि यार अगर मेरे को 2 दिन के बाद निकालना भी पड़ा तो मैं निकाल सकता हूँ। तो दैट इज द रीजन व्हाई लिक्विड फंड्स आर नॉट attracting more money, and whatever liquid surplus is there, जो वो छोटे समय का लिक्विड पैसा होता है वो ओवरनाइट में आता है, और ओवरनाइट की और लिक्विड की रिटर्न में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। चलिए डीपी सर, जब भी आप शो पर आते हैं तो मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होता है जो आप हमें बताएं कि समय कम पड़ जाता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय की किल्लत है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको और आपके फंड हाउस को आगे की तमाम योजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद कविता जी। तो मनी मंत्रा में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।